नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा बेसिकली हम किसकी बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, और इसके साथ ही हमारा जो P&L की, ठीक है, या फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी इंक्लूड इसके अंदर कर लेते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम बात करेंगे बेसिकली बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब देखिए, हमने आज का हमारा टॉपिक क्या है, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है क्रिटिकल इवेल्युएशन। क्रिटिकल इवेल्युएशन करना। क्रिटिकल इवेल्युएशन हम किसका करेंगे, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका हम क्या करेंगे, एक क्रिटिकल क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारी कहाँ पे है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन कहाँ पे है, वो हमारी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनका क्रिटिकल इवेल्युएशन करना ही आपका क्या कहलाता है, बेसिकली एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। और ये हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। जो हमें डिसीजन लेने हैं एक कंपनी के रिगार्डिंग, चाहे वह फिर इंटरनल यूजर है, चाहे फिर वह एक्सटर्नल यूजर्स है, ठीक है, तो वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके ही वे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि भाई उनको अब क्या करना है। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव ये सब आप कर लोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशन क्या है। जो मेन हमारा टॉपिक है वो मैं आपको करा देती हूँ। तो हमारा मेन टॉपिक है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसके कौन कौन से टूल्स है या टेक्निक है, किन किन टेक्निक्स का, मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको नेम तो पता होने चाहिए इन टूल्स के, ठीक है, कि भाई हमारे कौन कौन से टूल्स है। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। टूल्स ऑफ, यहाँ पे लिखना था टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे बेसिकली कौन कौन से टूल्स आएंगे, और क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा जो अभी मैं टूल्स आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो भी एक टूल तो ये है कि भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, लिखते भी चलेंगे हम। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली हमारा क्या है, इसमें हम क्या लेंगे, 2 ईयर्स की फिगर्स लेंगे और उसका हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फिगर्स लिया है, तो कैसे हम फिगर्स लेंगे, 2 साल्स की। यहाँ पे एक तो प्रीवियस ईयर की फिगर ले लेंगे हम, और एक हम करंट ईयर की ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एसेट की बात करती हूँ, भाई मैं एसेट ले ली, मैंने प्रीवियस ईयर थी मेरी 2 लाख और अब की बार हो चुकी है मेरी 3 लाख। तो अब मैंने यहाँ पे 2 साल की ली मैंने, ठीक है, 2 साल के मैंने यहाँ पे डेटा लिया, और अब यहाँ पे मैंने ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई और यहाँ पे एनालिसिस किया। और यहाँ पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट चेंज भी लेंगे, मीन्स, और इसी के साथ ही हम परसेंटेज चेंज भी हम लेंगे। तो एब्सोल्यूट चेंज आपका हमारा कैसे होगा, देखिए जो डायरेक्ट हमारा कि भाई अब हमारा क्या चेंज आया, पहले एसेट थी हमारी 2 लाख की, अब हो चुकी है 3 लाख की। तो एब्सोल्यूट हमारा चेंज कितना आया, 1 लाख का। और इसी के साथ ही हम परसेंटेज चेंज भी लेंगे। परसेंटेज चेंज हम कैसे लेते हैं, आप इसका ना फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर को मैं ए से डिनोट कर देती हूँ, करंट ईयर को बी से डिनोट कर देती हूँ, और जो एब्सोल्यूट चेंज है इसको मैं सी से। तो मैंने सी की वैल्यू कैसे निकाली, बी में से ए माइनस करके निकाली। अब परसेंटेज चेंज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय ए और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए अब इसमें जो मेरा सी है, सी कितना आया, 1 लाख आया, ठीक है, और ए मेरा कितना है, 2 लाख है, और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे 100। तो ये मेरा क्या आएगा, 50% मेरा चेंज आएगा। तो इस तरह से हम सारी की सारी फिगर्स लेते हैं, सारे के सारे जो आइटम्स है 2 बैलेंस शीट के, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की जो बैलेंस शीट होगी, और इसी के साथ ही अगर आपका P&L अकाउंट है तो वहाँ पे भी हम 2 साल्स के हमारे क्या लेंगे, जो फिगर है, आइटम हम उनको लेंगे, और इस तरह से हम चेंज निकालेंगे और परसेंटेज चेंज भी हम निकालेंगे। और फिर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर सिर्फ मैं एक आइटम देख के कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने बनाई है, और मैं ये मेरा प्रीवियस ईयर का मैं बोल देती हूँ, ये है मेरा
2022 का और ये है मेरा 2023 का। तो मैंने देखा 2022 में मेरी एसेट थी 2 लाख, 2023 में मेरी एसेट है 3 लाख। इट मीन्स यहाँ पे जो चेंज आया है वो 1 लाख का चेंज आया, और यहाँ पे मेरी जो एसेट है वो 1 लाख से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन किया है। तो जो ये आपका कंपैरिजन है, ये जो फर्म है, ठीक है, जो ये फर्म है, या तो भी किसी दूसरी फर्म के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। या तो ये एक फर्म है वो खुद का कंपैरिजन कर सकती है अपना इस साल का अगले साल से, या फिर विद इन फर्म भी हमारा ये कंपैरिजन हो सकता है, और बिटवीन द टू फर्म भी हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसको जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से बना है। अब जैसे स्टेट का एग्जाम होगा तो स्टेट में लास्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन आ रखा था कि भाई हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसको कहा जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे कि भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट को, या फिर और भी कोई ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हमने एक टूल किया, टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट है हमारा कॉमन साइज, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली क्या बोलता है, सेकंड हमारा टूल है क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब देखिए ये टूल बेसिकली हमारा क्या बोलता है, इसको हम सबसे पहले आप याद रखिए, इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। जैसे ऊपर वाले को हमने हॉरिजॉन्टल बोला था ना, तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल एनालिसिस है। तो एक नाम तो आप ये याद रखना। और इसी के साथ इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी कहा जाता है। कंपोनेंट, इसको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। तो ये 2 नाम आप नोट डाउन कर लीजिए कि भी कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिगर को, जो भी फिगर्स हमारे गिवन है, जो भी आइटम्स हमारे गिवन है, कन्वर्ट द फिगर्स इनटू परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली हम ये जो लेंगे ना, यहाँ पे जो हमारा क्या लेंगे, ऑफ अ कॉमन बेस, एक कॉमन बेस लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ये किसके अंदर, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ जैसे कि अभी मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, और थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह से फॉर्मेट होगा, हम कैसे करते हैं। वहाँ पे हमने एब्सोल्यूट चेंज लिया था और परसेंटेज लिया था, लेकिन यहाँ पे हम एब्सोल्यूट चेंज न लेके हम सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज लेंगे, और किसी भी एक आइटम को यहाँ पे हम उसको बेस बना लेंगे। कैसे, जैसे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी एसेट होंगी, तो एसेट को हम क्या ले सकते हैं, बेस ले लिया, तो एसेट को हम क्या मान लेंगे, 100%। और फिर जो हर एक आइटम होगा उसको एसेट के कंपैरिजन में हम उसकी परसेंटेज में वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे P&L अकाउंट की, तो P&L जब अकाउंट जो P&L है, जब उसका हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जब उसका हम यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इसमें हम जो नेट सेल है ना, उसको क्या ले लेंगे, कॉमन बेस ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फिगर्स इनटू परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस। तो एक यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि भाई किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे कॉमन साइज के अंदर। तो देखिए कॉमन साइज में भी आपका सेम एक तरह से, जैसे हमने यहाँ पे फिगर ली थी, तो इसमें भी हम फिगर्स लेंगे, ठीक है। तो 2 साल की फिगर हम इसमें भी लेंगे। देखिए ये हमारा इसमें आएगा, जैसे अभी यहाँ पे 2022 की फिगर है और 2023 की। जैसे यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेती हूँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहो या फिर इसको आप नेट सेल भी बोल सकते हो। वहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का दिखाया था, यहाँ पे इसका दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने लिया है, तो यहाँ पे आपका अगर मैं बात करती हूँ कि भाई आपका जो 2022 है उसमें 25 लाख है, आपका जो रिवेन्यू हुआ, जो सेल हुई है, नेट सेल 25 लाख हुई है, और नेक्स्ट ईयर आपकी हुई है 18 लाख, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने जो सेल है ना, सेल को ही हमने कॉमन बेस ले लिया, तो कॉमन बेस ले लिया, तो यहाँ पे ये भी हमारा 100% आ जाएगा, और जो 2023 की हमारी सेल है ये भी हमारे की आ जाएगी 100%, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ नेट सेल। नेट सेल को अब हम बेस लेके चले, तो 2022 में भी हमारा जो 25 लाख है ये 100% है, 2023 में भी हमने कॉमन बेस ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताऊंगी ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, अब हम माइनस करेंगे कॉस्ट कि भाई जो भी हमारी कॉस्ट आई है। अब देखिए जो कॉस्ट आपकी गिवन है
2022 की आपकी 12 लाख गिवन है और 2023 की आपकी 10 लाख गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने क्या लिया है, कॉमन बेस हमने किसको लिया है, जो हमारी सेल है इसको। तो जब हम 2022 का परसेंटेज ऑफ नेट सेल में हम निकालेंगे कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 12 लाख यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे पहले हम चेंज लेंगे, चेंज कितना हुआ हमारा, 2 लाख का हमारा चेंज हुआ, ठीक है, 2 लाख का क्या हुआ हमारा चेंज। और यहाँ पे नीचे हमारे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा कॉमन। तो कॉमन हमारा कितना है, 25 लाख हम क्या लेंगे, नीचे लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम इसको कर लेंगे सोल्व। तो ये आ जाएगा हमारा 80%, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 80%। तो देखिए ये यहाँ पे हम जो 2 लाख हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 12 लाख। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम है ना जो एब्सोल्यूट चेंज है ना वो नहीं लेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज है वो नहीं लेंगे, जो कि हमने अभी कंपैरेटिव में लिया था ना, ये जो बीच में चेंज आया था वो तो हमने कंपैरेटिव में लिया था। तो यहाँ पे हम ये चेंज नहीं लेके, ठीक है, हम डायरेक्ट जैसे 2022 से की जो कॉस्ट है ना, 2022 की जो हमारी 12 लाख की जो कॉस्ट है उसको कौन सा हमने कॉमन बेस लिया, नेट सेल को कॉमन बेस लिया, तो उसके कंपैरिजन में हम परसेंटेज निकालेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये सॉरी मैंने गलत कर दिया था, ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा। हम क्या लेंगे, 12 लाख हम लेंगे ऊपर और नीचे लेंगे भाई हमने सेल को, यहाँ पे जो सेल हमारी सेल को हमने कॉमन बेस लिया 25 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 48% आ जाएगा। इट मीन्स जो आपकी कॉस्ट है, जब हमने सेल को कॉमन बेस लिया तो सेल के कंपैरिजन में जो कॉस्ट है वो सेल का एक तरह से कितना निकल के आई, 48%। इसी तरह से फिर हमारा जो 2023 है ना, 2023 का भी हम कॉस्ट इसी तरह से निकाल लेंगे। तो 2023 की अब कैसे निकालेंगे, 2023 की कॉस्ट कितनी हमारी 10 लाख, हमने कॉमन किसको लिया, कॉमन बेस लिया हमने सेल को, तो 18 लाख आ जाएगा आपका नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 55.55 आएगा। तो इसको हम कर देंगे 55.56%। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसमें चाहो तो मैं आपको आप और भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे फिर आपका ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, कॉस्ट के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा। जब हम सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, ग्रोस प्रॉफिट। तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 13 लाख निकल के आएगा। यहाँ पे 25 लाख में से 12 लाख गए 13 लाख, और 18 लाख में से 10 लाख गए, तो ये आएगा हमारा 8 लाख। अब इसका भी हम सेम ऐसे ही निकाल देंगे, अब परसेंटेज निकालना हमें, ठीक है। तो 13 लाख हमारा ऊपर रहेगा और यहाँ पे सेल हमारी 25 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करोगे जब आप 52% आपका आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 2022 की जो ग्रोस प्रॉफिट है 52%। सेम हम निकाल लेंगे फिर हमारा जो 8 लाख है, 2023 का जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है 8 लाख, और इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका जो हमारा बेस ईयर कितना है सेल 18 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, और आप इसको सोल्व कर लेना, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके सामने आएगा 44.44, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन इतना बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक आपको कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको याद रहे। तो हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हमने एक कॉमन बेस ईयर ली, एक कॉमन बेस हमने लिया है, जैसे कि हमने P&L अकाउंट में सेल को हमने बेस लिया है। इसी तरह से जो हमारी बैलेंस शीट होगी तो उसमें हम एसेट को बेस ले सकते हैं, और उसको बेस लेके हमारी जितनी भी फिगर्स है उन सभी को परसेंटेज में हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो 2 टूल्स मैंने आपको बताए, कॉमन साइज स्टेटमेंट और आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस की, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एनालिसिस होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट एनालिसिस होगा 3rd, 2 मैंने करा दी है, आपको नोट करते चलना। तो अब हमारा ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस जो कि हमारा 3rd एनालिसिस, ट्रेंड। तो नाम से थोड़ा सा आइडिया आपका हो रहा होगा, ट्रेंड। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे भी, एक ट्रेंड हम देखेंगे कि भी जैसे एसेट है, हमने 4-5 साल की एसेट उठाई और हमने देखा उसकी जो वैल्यू उसको चेक किया और फिर हमने कंपेयर किया। तो हम यहाँ पे हमने एक ट्रेंड चेक किया कि भी हमारी हर साल जो एसेट है ना वो हमारी इंक्रीज हो रही है या फिर हमारी डिक्रीज भी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली हम ट्रेंड की बात करेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कौन सा था, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, उसी का क्या है, ये एक्सटेंशन है। क्या, ट्रेंड एनालिसिस। एक्सटेंशन क्यों कहा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था उसमें हम सिर्फ
2 ईयर्स का डेटा हम लेके चलते थे, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस में आपको एटलीस्ट कम से कम 3 सालों का तो लेना ही पड़ेगा। ये तो मिनिमम है। आप 4, 5, 10, 20 सालों का भी डेटा उठा सकते हो। तो ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल में हमने सिर्फ 2 ईयर्स की डेटा लिया था और यहाँ पे कम से कम हमें 3 का लेना पड़ेगा और ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि जो ट्रेंड एनालिसिस है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का ये क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जैसे आप इतना हो चुका। अब देखिए इसमें जो आपको करना है ट्रेंड एनालिसिस के अंदर, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप याद कर लेना। मे भी हो सकता है कि भी जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए ट्रेंड एनालिसिस का आपका फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेंड परसेंटेज ऑफ द ईयर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। वैसे थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको। टू परफॉर्म अ ट्रेंड एनालिसिस, आपको अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करना चाहते हो, इसके लिए अब फर्स्ट ईयर इज चूजन एज द बेस ईयर। जो पहला साल होगा उसको आपको क्या लेना है, बेस ईयर आपको लेना होगा। एंड ऑल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बेस ईयर्स आर असाइंड अ वैल्यू ऑफ 100%। और जो आपने फर्स्ट ईयर को जो आपने बेस ईयर लिया है, उसके जितने भी आइटम होंगे उन सभी को आपको बेस मानकर उन सभी की जो वैल्यू है उसको आपको 100% देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आपको करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला गिवन है, करंट ईयर वैल्यू। अब 10% ऑफ द ईयर हम कैसे निकालेंगे, करंट ईयर वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे जो हमारी बेस ईयर वैल्यू होगी उससे, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड परसेंटेज ऑफ ईयर निकाल लेंगे। हर एक आइटम का हमारा परसेंटेज में गिवन होगा और फिर वहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, वहाँ से देखेंगे कि भाई हमारा क्या ट्रेंड चला रहा है। तो इसको हम ना ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एसेट है वो हमारी हर साल बढ़ रही है, तो ग्राफिकली हम इस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे भी एसेट बढ़ रही है, या कहीं पे हमारी फिर डिक्रीज होने लग गई है, तो इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रेंड कैन ऑल्सो भी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और डायग्राम टू मेक द कंपैरिजन इजी एंड द सिंपल। तो कंपैरिजन इजी और सिंपल करने के लिए, क्योंकि ग्राफ से भी हमें आइडिया हो जाता है ना कि भाई हम एक कंपेयर कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वहाँ से भी हम एक तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि भाई ग्राफ को देख के ना हम बता सकते हैं कि भाई अगर किसी वहाँ पे पूरा गिवन है कि भी ग्राफ किस चीज़ का, एसेट का ग्राफ है, लाइबिलिटी का जो भी है, तो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि भी हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज। तो ग्राफ जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी इजी और सिंपल प्रेजेंटेशन है जो कि आपको आराम से समझ में आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेंड कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है, एंड डायग्राम के फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस ट्रेंड में आप इतने याद कर लीजिए। एक तो इसका ये जो फॉर्मूला है, ये ज़्यादा किसी को करना हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अभी टाइम की कमी को देखते हुए और एग्जाम इतना जल्द है उसको देखते हुए आपको जो बिल्कुल मेन एग्जाम ओरिएंटेड है वही मैं आपको करा रही हूँ। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, हमारा ट्रेंड के बाद हमारा जो फोर्थ टूल है हमारा, 3 टूल मैंने आपको बता दिए कौन कौन सा। फर्स्ट था हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस, सेकंड था हमारा कॉमन साइज एनालिसिस, और थर्ड है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। और अब हमारा फोर्थ हो जाएगा रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो का तो आप सभी को पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी आप फर्स्ट टाइम ये टर्म सुन रहे हो। तो रेशियो एनालिसिस को हम पूरा डिटेल में करेंगे, अलग से इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि रेशियो एनालिसिस आपके लंबा चैप्टर है, तो इस पर कम से कम आपकी 2 वीडियो आएंगी, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा होगा। ठीक है, तो हम ये भी आपका बेसिकली क्या है, टूल्स है किसका, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल की अगर मैं बात करती हूँ तो फिर आपका कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो बोले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी अलग से होगा आपका, हो चुका, आप चेक कर सकते हो। कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी आपकी वीडियो आ चुकी है, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंड्स फ्लो एनालिसिस, फंड्स फ्लो एनालिसिस। ठीक है, और एक हो रहा है वो भी आप लिख सकते हो, एटलीस्ट आपको नेम पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आप सभी को पता ही है क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके, मैंने आपको 7 टूल्स मैंने आपको बताए हैं जो आपके एनालिसिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके 7 टूल मैंने आपको बता दिए। तो कम से कम आपको नेम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जस्ट आपको जो टूल्स के नेम आपको दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए इनमें से कौन सा टूल्स नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का। तो कोई अलग एक टूल देके, अगर आपको पता है कि भाई 7 आपके ये टूल्स है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के, तो फिर आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये था आज की वीडियो में एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।